नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है रेलवे की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो है साइंस का कंप्लीट रिवीजन जो है करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये ब्लड टॉपिक यानी रक्त से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह जो है हेमाटोलॉजी कहलाता है। ब्लड की स्टडी जो है हेमाटोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो वो जो है क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है हमारा क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर हम बात करें शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। जबकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि महिलाओं में जो है आधा लीटर जो है रक्त कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध का पीएच मान। अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो यह जो है 6.8 के लगभग जो है मिल्क का पीएच मान हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछा जाए तो इसका देखिए पीएच मान जो है 10.4 होता है। 10.4 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर आपसे पूछें अगला प्रश्न में आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए जो आवेश या चार्ज होता है इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो ये आवेश का मात्रक हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो त्वरण यानी एक्सिलरेशन, इसका जो मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण क्या होती है, त्वरण एक जो है सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण का अगर हम फॉर्मूला आपसे पूछें क्या होता है, तो देखिए वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग जो है त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय, यही जो है त्वरण का जो है सूत्र जो है फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो तापमान है यानी टेम्परेचर है, इसका एसआई मात्रक जो है केल्विन हो जाता है। और केल्विन को हम लोग के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन जो मान होता है ये सेल्सियस प्लस 273 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात 273 डिग्री में सेल्सियस केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी सेल्सियस पैमाने पर मान होता है उसमें हम 273 डिग्री जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसको पास्कल कहते हैं। यह जो है दाब यानी प्रेशर का मात्रक होता है। दाब का फॉर्मूला P बराबर F अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया जो है, ये जो है दाब का जो है मात्रक हो जाता है। एक दाब से क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है। तो आपको बैरोमीटर का नाम याद रखना है। बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। अगला प्रश्न है भार तथा बल यानी वेट और फोर्स, यह किस प्रकार की राशियां हैं। तो ये दोनों ही जो है सदिश राशियों के उदाहरण हो जाते हैं। भार तथा बल दोनों किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इन दोनों का ही मात्रक समान होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको न्यूटन कहते हैं। ये जो है भार तथा बल का मात्रक हो जाता है। अगला वेग, त्वरण तथा दूरी, ये किस प्रकार की राशियां हैं। तो ये जो है सापेक्ष राशियां हैं। सापेक्ष राशियां क्या होती हैं, जो राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं। तो वेग, त्वरण और दूरी ये तीनों जो है सापेक्ष राशि है। जबकि देखिए समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए कभी भी अगर आपसे आपेक्षिक राशि, किसी भी आपेक्षिक राशि का मात्रक पूछा जाए तो किसी भी आपेक्षिक राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसीलिए आपेक्षिक घनत्व मतलब स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है इसका कोई भी मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया ओम मीटर किस राशि का मात्रक होता है। तो ये देखिए प्रतिरोधकता जो रेस्टिविटी होती है उसका मात्रक जो है ओम मीटर हो जाता है। और प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, ये जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो ओम मीटर जब भी पूछा जाए किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है। अगला प्रश्न है मंदन का मात्रक क्या है। तो देखिए मंदन जो होता है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यह एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। जो त्वरण का मात्रक होता है वही मंदन का भी मात्रक हो जाता है, बस यह जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है एक पास्कल का मान किसके बराबर होता है। तो यह 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर जो है 1 पास्कल का मान होता है। और पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ये दाब का यानी प्रेशर का जो है मात्रक होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 1 वाट किसके बराबर होता है। तो यह न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है।
तो 1 वाट किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के। अगर आपसे पूछा जाए 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो यह 746 वाट के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार जो किलोवाट होता है, यह वो जो है 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर हो जाता है। और जो 1 किलोवाट आवर है वह जो है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। और यह ऊर्जा का जो है एक व्यापारिक मात्रक जो है हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत धारा को जो है एम्पियर में नापा जाता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि का उदाहरण होती है। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो देखिए पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, यह जो है आपेक्षिक घनत्व का जो है फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए 12mv², यह जो है गतिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला होता है 1/2 m गुणा v²। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो है वेग है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम वेग को 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो देखिए वेग को अगर हम 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना जो है गतिज ऊर्जा हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ये 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का फॉर्मूला 1H1, ड्यूटीरियम का 1H2 और ट्राइटियम का जो है 1H3। ये तीनों के जो है संकेत हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पर हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आइए हम लोग जो है अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके टोटल 13 समस्थानिक होते हैं। तो स्कैंडियम के जो है टोटल जो है 13 समस्थानिक हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस तत्व के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता जो है लॉर्ड्स फ्रेडरिक नेल्सन, ये जो है इसके खोजकर्ता थे। 1879 में जो है 1879 में इसकी खोज हुई थी स्कैंडियम की। और इसके जो है टोटल 13 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये N2O से प्रदर्शित किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O से इसको प्रदर्शित करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हंसाने वाली गैस ये जो है होती है। अगला है घरों में जो है पेयजल का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए पानी के शुद्धिकरण के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास? तो इसका 35.5 जो है क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है, एटॉमिक नंबर इसका जो है 17 हो जाता है। अगर हम बात करें क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो C.W. शीले ने 1774 में जो है क्लोरीन की खोज की थी। और यह हल्के पीले रंग का जो है होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ब्रोमीन जो तत्व है यह 17वें वर्ग में स्थित है और चौथे आवर्त में जो है इसकी स्थिति है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है, तो ये 17वें वर्ग का तत्व है और चौथे आवर्त के अंदर ये जो है स्थित होता है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो ये जो है ब्रोमीन होती है। अगला प्रश्न है सबसे भारी अक्रिय गैस इनर्ट गैस कौन सी होती है? तो देखिए सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक भारी जो है अक्रिय गैस रेडॉन गैस होती है, जिसका एटॉमिक मास जो है 222 होता है। अक्रिय गैसों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जितनी भी गैसें हैं, ये 6 गैसें होती हैं टोटल। ये सभी जो है अक्रिय गैसों के जो है उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगली प्रश्न है जिनॉन अक्रिय गैस का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग देखिए ऑपरेशन आदि के समय अचेतन में इसका उपयोग जिनोन गैस का जो है किया जाता है और ये डॉक्टरों के द्वारा जो है प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो रेडॉन गैस होती है यह कैंसर के उपचार में जो है प्रयोग में लाई जाती है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह जो है 86 होता है, 86 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 32 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेफिन क्या होता है? तो यह देखिए यह एक कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफिन क्या है? तो ये कार्बन आधारित जो है नैनो स्ट्रक्चर का जो है उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट
ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, उसी में से एक अपरूप जो है ग्रेफाइट होता है। बात अगर हम करें ग्रेफाइट के अपेक्षिक घनत्व की, तो इसका अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है और इसका जो गलनांक होता है यह लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो है गलनांक होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जो हीरा या डायमंड है यह सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो देखिए जो कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं इनमें जो है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसके अलावा कोक, चारकोल, काजल और फुलरीन, ये सभी जो है कार्बन के जो है प्रमुख अपरूप। जो दाब को किससे नापा जाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो ये किस ओर संकेत करता है? तो ये देखिए आंधी या तूफान का संकेत करता है अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरे। इसी प्रकार अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये जो है वर्षा का संकेत माना जाता है कि वर्षा होने को है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा के संकेत करता है और अचानक से गिरता है तो ये आंधी या तूफान का संकेत होता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल का नियम क्या था? कोई भी द्रव विराम अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये पास्कल का नियम था। और पास्कल किसकी इकाई होती है? तो ये दाब यानी प्रेशर की इकाई होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, तो ये किस घटना का उदाहरण होता है? तो देखिए लालटेन की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो केशिकात्व यानी कैपिलैरिटी के गुण के कारण ये जो है संभव हो पाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो ये टेम्परेचर होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में समान हो जाते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये तीनों ही जो है मानव शरीर के सामान्य तापमान होते हैं और ये तीनों एक ही ताप को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए जो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किससे नापा जाता है? तो देखिए डेंसिटी ऑफ मिल्क ये जो है नापा जाता है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को नापा जाता है और दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस से होता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला है, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से होता है? तो ये उत्तल लेंस के द्वारा होता है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है इसी पर जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी ये माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही होती है। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना ये किस घटना की ओर संकेत करता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ये प्रदर्शित करता है कि पानी में डूबी हुई कोई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? तो देखिए रेक्टिफायर जिसको दिष्टकारी कहा जाता है ये जो है एसी को डीसी में बदलते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। इसका अपोजिट होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करना, ये इन्वर्टर का कार्य होता है। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो देखिए जब यूरेनियम का अंतिम रूप से विखंडन होता है नाभिकीय तो उसमें जो है सीसा स्थायी तत्व प्राप्त होता है, सीसा अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी रोएंटजन के द्वारा। वैज्ञानिक रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज को किया था। अगला हमारा प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों को खोज कर किसने निकाला था? तो ये रिटर नाम के वैज्ञानिक ने जो है पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेस की खोज रिटर ने की थी। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो जाता है 1 न्यूटन। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है, डाइन भी बल का ही मात्रक होता है।
नेक्स्ट अगला है, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो ये 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और जूल और अर्ग दोनों ही किसके मात्रक होते हैं? तो ये कार्य के मात्रक होते हैं और कार्य अदिश राशि का उदाहरण होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो ये 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जो कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन होती है, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक माने जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के लीवर बोला जाता है इनका। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये दोनों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और अगर हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये तीनों जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो देखिए, जो डायनेमो होता है इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें मौजूद व्यक्ति को भार अपना किस प्रकार प्रतीत होता है? तो उसको भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है जाती है तो उसको भार अपना घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का क्या कार्य होता है? तो ये देखिए, जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपेक्षिक घनत्व को नापता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो देखिए, जो साउंड वेव होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। और ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होती है वो ठोस माध्यम में होती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, जो श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। इसी प्रकार जो है, फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 118। फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये इनकी संख्या थी 118। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इनका नाम है मोजले। मोजले जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके जनक हैं। सबसे पहले जो आवर्त सारणी थी इससे पहले वाली, तो उसको जो है मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको मोजले ने दिया था। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की गई थी हेनरी केवेंडिश के द्वारा। इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो हेनरी केवेंडिश। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसके टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सी ये 3 समस्थानिक हैं? तो इनमें आता है सबसे पहले 1H1 जिसको हम लोग प्रोटियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा समस्थानिक होता है 1H2 जिसको ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है 1H3, इसको ट्राइटियम कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्रमशः 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं, जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कार्बन के जो है 4 प्रमुख अपरूप या एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलरीन, ये कार्बन के 4 प्रमुख जो है अपरूप होते हैं। हीरा कांच को काटने में प्रयोग में लिया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल शादी में किया जाता है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो वो 6 होता है। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो देखिए, जो एवोगाड्रो नंबर होता है इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन है, माचिस उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, माचिस या जो दिया सलाई उद्योग होता है इसके अंदर हम लोग लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, रेड फास्फोरस यूज़ किया जाता है माचिस उद्योग में। नेक्स्ट इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अंडों का कवर किससे बना होता है? तो देखिए, अंडों का जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से जो है अंडों का जो कवर होता है उसका निर्माण हुआ रहता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, पेट में बनने वाली जो पथरी होती है वह क्या होती है? तो वो जो है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। पेट में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रबर में मजबूती लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सल्फर का उपयोग जो है रबर में मजबूती दिलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 11वां प्रश्न है, फोटोग्राफी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है 10⁻³ mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻³ mm मतलब मिलीमीटर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान पूछा जाए कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और ब्लड क्षारीय हो जाता है। ब्लड जो है बेसिक नेचर का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.4। और मानव शरीर में ब्लड की मात्रा पूछी जाए कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, क्षारीय मृदा को अम्लीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो क्षारीय मृदा होती है इसको अम्लीय बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी किया जाता है। ये भी चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है यह CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार एल्कीन का जो सूत्र होता है यह होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 16वां प्रश्न है, खाने का सोडा, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3 और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। जबकि जो बेकिंग सोडा जो माफ़ कीजिएगा जो यहाँ पे वॉशिंग सोडा होता है, कौन सा? वॉशिंग सोडा, या जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O और इसको जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे वाला जो लिखा गया है यहाँ पर ये जो है ये बेकिंग सोडा नहीं होता, ये जो है वॉशिंग सोडा होता है और ऊपर जो लिखा गया है यहाँ पर ये खाने के सोडे का फॉर्मूला दिया गया। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्तनधारी वर्ग में सर्वाधिक रक्त तापमान किस जीव का होता है? तो ये देखिए बकरी का होता है। बकरी का जो औसत तापमान होता है रक्त का वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जठर रस, जठर रस में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, धमनी मतलब जो आर्टरी होती है इसका कार्य क्या होता है? तो ये हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब जो धमनी आर्टरी होती है इसके अंदर किस प्रकार का रक्त होता है? तो ये शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त जो है लाल रंग का होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्योर जो ब्लड होता है ये कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। नेक्स्ट इसके बाद अगर सिराएं या वेंस के बारे में पूछा जाए तो ये रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाती हैं और कौन सा रक्त लाती हैं? अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। वेंस के अंदर, सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और यह वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। टिटनस तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये देखिए कवक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पेस मेकर का क्या कार्य होता है? तो यह हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य करता है या हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है? तो यह भी हृदय की गति को जांच करने का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, EEG, तो यह जो है मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच करने वाला यंत्र होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, EEG। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था चेचक का टीका। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू यह जो है कैसे होता है? तो इसका कारण होता है H5N1 वायरस। अगला हमारा जो प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो देखिए जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने में सहायता करता है और इसके अलावा विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है? तो इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये इसका केमिकल नेम होता है और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है प्लीहा या स्प्लीन को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसी प्रकार पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इस पक्षियों के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। जबकि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तथा मेढक तथा सांप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखिए विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। अपचायक रूप कौन सा होता है? तो देखिए कार्बन का अपचायक रूप जो है कोक होता है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है? तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो देखिए जो जल की टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसका कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है और इसका फॉर्मूला MgHCO3 का होल ट्वाइस जो है होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि अधिकतम ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? तो देखिए सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्ति होती है वसा, ये मतलब फैट से।
फैट से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से हमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो है अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया है मानव के आमाशय यानी स्टमक में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए जो मानव का आमाशय होता है उसमें जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भरा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है तो ये लगभग 4 घंटे तक जो है आमाशय के अंदर भोजन रहता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है ऑयल ऑफ विट्रियल जो है यह किसे कहा जाता है। तो देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है इसको जो है ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है किंग ऑफ एसिड मतलब अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और गाड़ी की बैटरी में जो वाहनों की बैटरी होती है उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए कोशिका यानी सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और कोशिका शब्द की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पेरिस्कोप जो होता है वह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कोहनी एल्बो में किस प्रकार का जॉइंट होता है। तो इसके अंदर देखिए हिंज जॉइंट जो है कोल्बी कोहनी यानी एल्बो में जो है हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए जो विटामिन ए होता है इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है और इसकी कमी से जो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है। तो देखिए जब मधुमक्खी काटती है तो उसके काटने से दर्द होता है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं सेब एप्पल के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो इसमें जो है मैलिक अम्ल मैलिक एसिड जो है सेब के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है टमाटर और पालक में जो है कौन सा अम्ल होता है। तो इन दोनों में देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है फेदोमीटर से क्या नापा जाता है। तो देखिए फेदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई को नापा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम धातु। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछी जाए कौन सी होती है तो ये ओस्मियम जो है जो धातु है ये सबसे भारी धातु हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है आवारा तत्व के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये हाइड्रोजन को जाना जाता है आवारा तत्व। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये आज के साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एक बार हम लोग इन क्वेश्चंस को फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन का अपचायक रूप जो है कोक होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट MgSCO3 का होल ट्वाइस होता है। अधिकतम ऊर्जा हमको वसा से मिलती है। लगभग 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव के आमाशय में HCl एसिड होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से H2SO4 जाना जाता है। किंग ऑफ एसिड भी इसको कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पेरिस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कोहनी यानी एल्बो में जो है हिंज जॉइंट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। इसके अलावा सेब के अंदर जो है मैलिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। जबकि इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। इसके अलावा जो है फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।